हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, जिसमें हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने वाला। केमिस्ट्री में हम मैटर पर आएंगे, मतलब द्रव्य। अब देखिए बच्चों, द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण हम यहाँ पे करते हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया वो दो आधारों पे किया गया है, एक भौतिक आधार पर, दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पे। मतलब पदार्थ जो होता है, दुनिया में जितना भी वस्तु है सब क्या है, पदार्थ ही है। और उस पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक भौतिक संरचना के आधार पे और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पे। भौतिक संरचना के आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक संरचना के आधार पर भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो हम सबसे पहले भौतिक अवस्था के आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया उसको समझते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और गैस है। ठीक है, हम बारी बारी से इस तीनों के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया तीन भागों में, ठोस, द्रव, गैस, तो उस आधार पे पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। यह आयनीकृत अवस्था में पाया जाता है। आयनीकृत मतलब क्या, आयन के रूप में पाया जाता है। आयन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, लेकिन जब इस पे हम Al प्लस कुछ लिख दें, जैसे कि Al+3 लिख दें, तो इसका मतलब ये आयन हो गया, एल्युमिनियम का आयन है। ठीक है, और ये एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, लेकिन इसका बात करेंगे तो ये आयन है। मतलब जब किसी तत्व पे, एलिमेंट पे प्लस या माइनस चार्ज होता है ना, वो आयन कहलाता है। तो वही मैंने बतलाया कि प्लाज्मा जो होता है ना, आयनीकृत अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है यू, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जो पदार्थ है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जिस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस का हम यूज करते हैं दैनिक लाइफ में, डेली करते हैं ना, उसी तरह से प्लाज्मा का यूज कहाँ होता है। तो कहता है यूज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र में, उष्मा नाभिकीय शक्ति में और इलेक्ट्रॉनिक पावर में किया जाता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र होता है, मतलब कहने का ये है कि ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है, तारा है या फिर सूर्य है, वो चमकता है ना, इसी प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही चमकता है। तो लाजमी है कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र, उष्मा नाभिकीय शक्ति और इलेक्ट्रॉनिक पावर में इसका यूज किया जाता है। तो याद रखना है कि प्लाज्मा का यूज कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र में, उष्मा नाभिकीय शक्ति में और इलेक्ट्रॉनिक पावर में किया जाता है। प्लाज्मा के कारण सूर्य एवं तारों में चमक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य और तारों में चमक पाई जाती है किसके कारण, तो प्लाज्मा के उपस्थिति के कारण। अगला है फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। मतलब देख रहे हैं नियॉन बल्ब में हीलियम होता है ना, उसी तरह से जो बल्ब है, बल्ब का मैंने नाम दिया फ्लोरेंस ट्यूब बल्ब और नियॉन बल्ब, उसमें प्लाज्मा पाया होता है, उपस्थित होता है। ऐसा इसीलिए उपस्थित होता है कि बल्ब क्या होता है, रोशनी देता है। बल्ब जब जलाया जाता है तो वो हमें प्रकाश देती है, तो जब उसमें प्लाज्मा उपस्थित होता है तो और अधिक वो प्रकाश देता है, मतलब वो ज़्यादा चमकता है, जिसके कारण प्रकाश बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हमें याद रखना कि फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन में कौन सी पदार्थ की बात होगी, तो कौन सा पदार्थ होगा, प्लाज्मा पाया जाता है ना। मैं इसका चर्चा बाद में करूँगा। आगे है गलनांक। ठीक है, कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। गलनांक ना, कहने से ही पता चलता है कोई वस्तु का गलना होगा ना, मतलब पिघलना, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों देखिए, ठोस कोई वस्तु क्या है, ठोस है, ठोस अवस्था में है ना, और जब उसको हीट दिया जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा ताप देखते हैं, इंक्रीज किया जाता है। जब ताप दिया जाता है ना, वो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वह ताप जिस पे कोई वस्तु द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को कहते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे कोई वस्तु पूरी तरह से पिघल जाता होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोहा है, एकदम सॉलिड है, जब उसको हम हीट देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो एक समय आएगा ना कि वो लोहा पूरी तरह से पिघल जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो पिघला है ना, वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बर्फ़ की बात करता हूँ, बर्फ़ जो है 0 डिग्री पे वो जम जाता है, उससे कम जाओगे तो और जम जाता है ना, 0 डिग्री माइनस में जाता है तो बर्फ़
वाटर जो है वो जम के बर्फ़ बन जाता है। लेकिन बर्फ़ को जो ही टेम्परेचर देंगे 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी टेम्परेचर हम देंगे तो वो पानी में देखते हैं पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये देखो इतना टेम्परेचर पे ये पिघल गया। अगर मैं मान लेता हूँ कि लोहा है 5600 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पूरी तरह से पिघल गया तो हम कहेंगे कि लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 5600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब जो होगा मैं एक्यूरेट नहीं बताया हूँ। तो गलनांक का मतलब होता है कि जिस ताप पे कोई वस्तु ठोस से द्रवित अवस्था में बदल जाए उसको गलनांक कहा जाता है ना। अब देखिए मेन पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है ये याद रखना कि अशुद्धि मिलाने पे गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। जब कोई पदार्थ पूरी तरह से पिघल रहा हो, ठीक है, तो उसमें हम कुछ अशुद्धि मिला देंगे ना तो वो उसका पिघलना बंद हो जाता है। मतलब पिघलता है लेकिन बहुत जल्दी पिघलता नहीं, पिघलने की जो दर होता है ना वो कम हो जाता है। जैसे कि मैं बर्फ़ की बात करता हूँ, आइस का ना, बर्फ़ हम लोग भी आप लोग भी खाए होंगे बहुत बचपन में, अभी भी खाते हैं आइसक्रीम ना। तो देखते हैं ना जब उसको फ्रिज से निकाला जाता है तुरंत पिघलने लगता है, तो हमें उसे बहुत कम समय में खाना पड़ जाता है। तो लेकिन आप खाते वक्त ध्यान दिए होंगे कि बर्फ़ आइसक्रीम जो है खाने में थोड़ा नमकीन लगता है ना। हम उसको खाते हैं मीठा के लिए ना, मीठा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा नमकीन लगता है। तो ऐसा क्यों, वो उन्होंने नमक क्यों मिला दिया? तो वही नमक अशुद्धि हो गया। ठीक है, जब बर्फ़ तैयार होता है, बर्फ़ बनाया जाता है तो उसमें क्या करता है, बनाते समय ही उसमें नमक की कुछ मात्रा डाल देता है। जब नमक की जो मात्रा डाला ना वही नमक अशुद्धि है ना, वो बर्फ़ के लिए अशुद्धि हो गया, उसमें नमक नहीं देना चाहिए था। अगर उस एक्स्ट्रा दिया है जानबूझ के तो वो उसके लिए अशुद्धि हुआ। तो नमक इसीलिए मिलाया जाता है ताकि बर्फ़ जल्दी पिघले नहीं, थोड़ा वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर वो पिघलने लगता है उस टेम्परेचर को भी वो सहन कर सकता है। तो वही याद रखना है कि जैसे बर्फ़ हुआ, आइसक्रीम हुआ, कोई भी इस तरह का पदार्थ होता है जिसको जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पे उससे भी कम टेम्परेचर पे पिघलने लगे तो उसमें उसके पिघलनपन को कम करने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धि बाहर से मिला दिया जाता है। तो याद रखना अशुद्धि मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा है हिमांक। हिमांक को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग मतलब समझ रहे हैं ना कि कोई भी, जैसे कि ठोस था, ठोस से वो द्रव में परिवर्तित हो गया ना, वो द्रवित अवस्था में बन गया, बर्फ पानी बन गया जब उसको हम हीट दिए। लेकिन फ्रीजिंग कब होगा, जब उसको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द्रव, जब कोई इसको कूल किया जाएगा तो ये ठोस में परिणत हो जाएगा ना। देखते हैं पानी को हम फ्रिज में रख देते हैं, बोतल में पानी है और फ्रिज में रखा हो, रात भर रख दिए, सुबह देखते हैं तो वो पूरा बर्फ बन जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि उसको बहुत अधिक कूल कर दिया गया, ठीक है, जिसके कारण वो बर्फ में बदल गया। मतलब द्रव पदार्थ को जिस टेम्परेचर पे वो मिल्ट हो जाता है, मतलब ठोस में परिणत हो जाता है, वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब जिस ताप पे पिघलता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और जिस ताप पे वो ठोस में परिणत हो जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है ना। तो देखिए अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक बढ़ जाता है। हिमांक, अब दोनों उल्टा है, जब अशुद्धि मिलाया जाता था तो गलनांक कम हो जाता, मतलब गलनांक, गलने की क्षमता कम हो जाती थी, मतलब ठोस अवस्था में रहता था। अब कहता है हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ठोस अवस्था में होने की और दर बढ़ाना। तो अशुद्धि जब मिलाएंगे ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कमेगा, जब मेल्टिंग पॉइंट कमेगा तो वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, मतलब वो अधिक सॉलिड अवस्था में रहे तो उसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। गलनांक कम हो, मतलब अधिक ज़्यादा गले नहीं, इसके लिए हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे कि बर्फ में नमक मिला के उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वथनांक जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ना, क्वथनांक के समझिए क्या होता है। जिस प्रकार से हमने समझा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मतलब पिघलने की अवस्था, जिस तापमान पे वो ठोस से द्रव में पिघल जाता है तो उस ताप को कहते थे मेल्टिंग पॉइंट, और जिस ताप पे द्रव ठोस में परिणत हो जाता था उस ताप को कहते थे फ्रीजिंग पॉइंट। उसी प्रकार से देखिए क्वथनांक भी है, जब ठोस या द्रव को हीट दिया जाता है, उसको कुछ एनर्जी दिया जाता है, गर्म करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो द्रव में बदलता है, और टेम्परेचर देते हैं तो द्रव से वो वाष्प में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब ठोस को गर्म करते हैं ना,
या वायुमंडल में इसे छोड़ दिया जाता है तो वो डायरेक्ट ठोस से द्रव में ना आके वो डायरेक्ट गैस में वाष्प में हो जाता है। गैस ये समझिए, वाष्प में बदलना मतलब गैस में बदल के उड़ जाना। लेकिन अधिकतर ठोस में क्या होता है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो पहले ठोस से द्रव में आता है, द्रव से फिर वाष्प या उबलने लगता है। तो क्वथनांक का मतलब ये होता है जब किसी ठोस या द्रव को हीट दिया जाता है तो वह कुछ समय के बाद उबलने लगता है या वाष्प में परिणत हो जाता है। तो जिस तापमान पे कोई ठोस द्रव उबलने लगे वही ताप उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का, एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। जब जल को गर्म किया जाता है, देखते हैं ना केतली में हम जल रख के जब उसको गर्म करते हैं तो क्या तुरंत उबलने लगता है? नहीं ना, कुछ समय के बाद उबलता है ना, 2-4 मिनट के बाद तो उबलने लगता है। तो हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि पानी जो उबलने लगा कुछ समय के बाद, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको 100 डिग्री टेम्परेचर मिल गया ना, क्योंकि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जब हम धरती पर, ये धरती जिस धरती पे हम लोग अभी खड़े हैं, इस धरती पे जब जल को हीट किया जाता है और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल जाए तो समझ जो वो उबलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन वही जल को हम पहाड़ पे लेके चले जाएं, ऊंचा पहाड़ पे, तो वहाँ पे जब उबलिएगा ना तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यानी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले उससे कम में उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है देखिए हम बताएंगे तुरंत आपको। सबसे पहले हम समझ गए क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है जब ठोस या द्रव को हीट किया जाता है, जिस ताप पे वो उबलना शुरू कर दे या वाष्प में बदल जाए, उस ताप को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की क्वथनांक बढ़ जाता है। सही बात है, जो हम ताप बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा ना, हो बढ़ जाता है। आप घर में भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। आप गैस पे पानी चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, उसको बॉईल करिए, और कम टेम्परेचर रहेगा तो धीरे धीरे उबलेगा, ज़्यादा टेम्परेचर कर दीजिएगा तो पूरा एकदम देखिए बाहर ही निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि ताप बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ता है। यहाँ कहता है दाब बढ़ाने से, दाब जब बढ़ाया जाता है ना, प्रेशर बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि वाष्प दाब अब बराबर वायुमंडलीय दाब है। इस बात को समझिएगा, यही तो सब बात को बता देता है कि धरती पे कोई भी, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ज्यों ज्यों पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वायुमंडल में तो कम जाता है। इसका क्यों? कोई भी द्रव या ठोस कब उबलता है? जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाए ना, तो समझ जाइए कि वो वस्तु उबलना स्टार्ट कर देगा। यानी वायुमंडल, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे शरीर के ऊपर क्या है? वायुमंडलीय दाब है ना, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पे वायु का दाब है, उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सब क्या है? सब मिक्स है। और वायुमंडल क्या है? विचरण कर रहा है पृथ्वी पर, तो उसका एक मोटा लेयर है, ठीक है, पृथ्वी से लेकर बहुत ऊंचाई तक, उसी लेयर को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब ना, उबलने वाला जो अवस्था होता है, वो दोनों आपस में बराबर हो जाए ना, तो समझ जाइएगा कि वस्तु उबलना शुरू कर देगा, है ना। देखते हैं, वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब, जब दोनों बराबर है आपस में तो यहाँ उबल रहा है ना। लेकिन होता क्या है देखिए, यही आप समझ जाइए, एकदम कभी भूलबो नहीं करना कि पहाड़ पे जाने के बाद कोई वस्तु तुरंत उबलने लगता है। आखिर क्यों? पृथ्वी पर वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर है, इसीलिए वस्तु उबलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो जो हम ऊपर जाएंगे तो बताइए वायुमंडलीय दाब घटेगा कि बढ़ेगा? अभी यहाँ पर अभी इतना मोटा है वायु का दाब, है ना, और जब हम जो जो ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए वायु का दाब यहीं तक होगा, इतना तो घट न गया। यानी हम पृथ्वी से वायुमंडल में जो जो ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता है, तो लेकिन वाष्प दाब तो वही रहेगा, हमारा वस्तु का वाष्प दाब वही रहेगा, लेकिन वायुमंडलीय दाब घट गया। वायुमंडलीय दाब घट गया और वाष्प दाब बढ़ गया। अब क्या होगा कि कम ही 100 डिग्री से कम ही टेम्परेचर पे जल उबलना स्टार्ट कर देगा। 70 से 72 या 80 डिग्री पे पहाड़ों पे जाइएगा ना तो उबलने लगता है। इसीलिए क्या होता है, फिर कहता है कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। सही बात है, जितना अशुद्धि उसमें मिलाइएगा, जैसे मैंने बर्फ वाला जो एग्जांपल दिए थे आपको कि जब आइसक्रीम में
नमक मिला दिया जाता है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब बढ़ जाता है, मतलब जल्दी से वो पिघलता नहीं है। तो उसी प्रकार से जब अशुद्धि मिला दीजिएगा ना तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हमने कहा कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। अब फिर देखिए हम वहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए थे, जल्दी ये ऐसा नहीं होगा। पहाड़ों पर खाना पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। सही बात है। देखिए क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक ITI में, क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है या कम समय लगता है। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए तो लिख देना कि ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि पहाड़ों पे खाना जल्दी पकता नहीं है। अगर पृथ्वी पे अगर हम मानिए जल का ही हम एग्जांपल लेते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री उसको चाहिए टेम्परेचर चाहिए तो जल उबलने लगता है। अगर मान लेते हैं कि 10 मिनट लगे पृथ्वी पे जल को उबलने में, और उतना ही टेम्परेचर अगर हम पहाड़ों पे कुछ ऊंचाई पे जाके देंगे तो उस वाटर को उबलने में कम से कम 2-4 मिनट ज़्यादा ही लगेगा। मतलब क्या 10 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा। अब कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि जो जो हम ऊंचाई बढ़ता है ना वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाता है ना। मतलब क्या 100 डिग्री पे जो पानी उबलना चाहिए वो 100 डिग्री पे ना उबल के उससे पहले उबलने लगता है। और जब पहले उबलने लगेगा तो बताइए वो जल्दी पकेगा नहीं। तो इसीलिए कहता है कि पहाड़ों पे खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों लगता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण। अब देखिए नोट, पानी तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ऐसा कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूप में पाया जाता है, तो वो पानी होगा। पानी देखो, पानी जो हम लोग पीते हैं लिक्विड अवस्था में, जब फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में वो जम जाएगा तो ठोस हो गया, या फिर पानी को पूरी तरह से गर्म कर दो तो वो गैस बन के उड़ भी जाएगा। तो पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में। अब देखते हैं, अब हम बारी बारी से ठोस, द्रव, गैस का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। ठोस, सॉलिड, अणुओं के बीच कैसा बल होता है, पूछता है कभी कभी कि ठोस के अणुओं के बीच कौन सा बल होता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इसीलिए देखते हैं सॉलिड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सॉलिड बहुत मजबूत होता है, उसको आप तोड़ने की कोशिश करें जल्दी नहीं टूटेगा। ऐसा इसीलिए होता है कि उसके अणु होता है ना, अणु का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही कंबाइन, बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अणुओं के बीच कौन सा बल होता है, ठोस के अणु के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठोस को जल्दी आप पिघला नहीं सकते हो। ठीक है। ठोस को जब उबालने की कोशिश करोगे तो जल्दी उबलेगा नहीं, मतलब वो मेल्ट नहीं होगा या फिर वो बॉइलिंग नहीं होगा। तो इसलिए हम लिखे हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठोस का ज़्यादा होता है। घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। सही बात है, डेंसिटी बढ़ने पे क्या होता है, उसका ठोसपन बढ़ जाता है, तो ठोस का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब है द्रव, लिक्विड की बात करते हैं ना, पानी, दूध, रक्त, ये सब क्या है, लिक्विड है। कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रायः कम होता है, किसके तुलना, ठोस के रिस्पेक्ट द्रव का जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, फ्लो ना। सही में देखते हैं ना, पानी को अगर यहाँ पे गिरा दो, यहाँ पे पानी गिरा दो तो यहीं पर रहेगा क्या, नहीं, बह के यहाँ पे चला, जिधर ढलान रहेगा उधर बह जाता है। मतलब द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ने का, मतलब वो धरती पे, मतलब जिधर ढलान हो उधर वो जा सकता है, गिर सकता है, मतलब फ्लो करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। लेकिन ठोस में नहीं होता है। आप हम देखो एक काम करते हैं, ये ठोस है ना, है, इसको हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए, या फिर देखो मार कर यहाँ हम रख देंगे और 2 दिन के बाद आएंगे तो क्या मार कर चल जाएगा दूसरा जगह घूमने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना। ठोस क्या होता है, ठोस को जहाँ पे रख दोगे वो वहीं पर रहेगा, चाहे 2 साल के बाद आओ चाहे ज़िंदगी भर के बाद आओ। ठीक है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता, पानी को यहाँ रखो, थोड़ा देर के बाद आओगे तो दूसरे दुनिया में जाके मिलेगा। तो यानी इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। द्रव में वाष्पन की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है ना। वाष्पन मतलब इवोपरेशन। एवोपरेशन मतलब क्या, वाष्पन। जब पानी को गर्म करते हैं देखते हैं छोटी छोटी बूंद के रूप में वायु के साथ वो ऊपर उड़ते रहता है ना। जब पानी को गर्म करो ना तो उसके ऊपर हाथ ले जाओ तो हाथ भीग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हवा, वो जो वायु जो चल रहा है ना, उस वायु के साथ में वो पानी के छोटे छोटे बूंद भी लेके चला जाता है। उसी को कहते हैं एवोपरेशन मतलब वाष्पन। जब पानी को गर्म करोगे तो पानी के ऊपरी सतह जो होता है ना, उसी सतह पे एवोपरेशन होता है, नीचे से नहीं होता है, उसके ऊपरी सतह क्षेत्रफल पे होता है। और हाँ, पानी की सतह का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वाष्पन उतना अधिक होगा। ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं कि आपका एक
बाल्टी है, बाल्टी का क्षेत्रफल इतना है, इसमें वाटर है, तो प्रत्येक भाग पे यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ वाष्पन होगा, मतलब इतना दूर में, मतलब इस पूरे भाग पे ऊपरी सतह पर वाष्पन होता है और पानी ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके भागता है। लेकिन हम इसका बढ़ा देते हैं इतना, तो अब देखो वाटर के है पूरे क्षेत्रफल पे इसका वाष्पन होगा। मतलब इसीलिए हम नीचे लिखे द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ जाता है, वाष्पन लिखना था, वाष्पन बढ़ जाता है, एवोपरेशन की क्रिया बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों कि वाष्पन जो होता है, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, तो सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन पूछ देता है, भूल जाओगे उस समय। कहता है कि वाष्पन को जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो द्रव के सतह के ऊपरी सतह पे होता है। और द्रव का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, मतलब जिस जगह है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पन की क्रिया बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब गैसीय अवस्था को पढ़ते हैं। गैसीय अवस्था मतलब पदार्थ का गैसीय अवस्था, घनत्व तो बहुत कम होता है, सही बात है। कोई भी ऑक्सीजन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, जो भी गैस है, फिर उस गैस के अणुओं के बीच में देखते हैं बहुत सारा गैपिंग होता है, मतलब अणु जो होते हैं ना आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सटे हुए नहीं होता है, इसीलिए उसका घनत्व क्या हुआ, बहुत कम होता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों कमरे के ताप से भी कम होता है। यानी गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ होता है, गैस जो गैसीय की बात कर रहे हैं, गैस का जो होता है ना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बहुत कम होता है, यानी कमरे के ताप से भी कम होता है। और कमरे के ताप जो आप जानते हैं कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कमरे का ताप है, इससे भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किसका, गैस का। समझ सकते हैं। गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। संपीड्यता मतलब समझ रहे हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी ना, उसको दबाने की क्षमता ना। अब देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपको कि कोई भी सॉलिड यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे देखिए इसका बात करते हैं ना, देखते इस देखने से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा सॉलिड है कि ना। इसको हम दबाएंगे, क्या दब रहा है, नहीं दब रहा है। मतलब सॉलिड में संपीड्यता बहुत कम होती है, मतलब जो दब जाए आसानी से उसको संपीड्यता, मतलब ये नहीं दब रहा है जिसको हम कहेंगे असंपीड्यता ना। या फिर आप कहिएगा द्रव दब देता है, नहीं। आप कोई भी जैसे कि हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, पानी जितना इसमें कैपेसिटी है उतने ना पानी आएगा, पानी पूरे पूरे भर देंगे और फिर उस पानी को हम दबाएंगे, कहेंगे और पानी हट जाए, तो ऐसा कभी होगा नहीं, पानी गिरने लगेगा बाहर। लेकिन गैस की बात करें, एलपीजी गैस का आप एग्जाम्पल लीजिए ना। एलपीजी गैस देखिए 14 लीटर का जो भी सिलेंडर आता है उसमें दाब के भर दिया जाता है, इसलिए तो कभी कभी ब्लास्ट भी कर जाता है। तो ध्यान रखना है कि गैस को एक डब्बे में बंद करके रखा जा सकता है। मतलब क्या, गैस को जिस वस्तु में रखेंगे वो उसी का रूप धारण कर लेता है। छोटे से वस्तु में भी बड़े वाले गैस को हम भर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि गैस में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, एक एकलौता यही है। ठोस में भी नहीं पाया जाता, द्रव में भी नहीं पाया जाता है। लेकिन पूछेगा ना संपीड्यता का गुण, कंप्रेसिबिलिटी का गुण किस में पाया जाता है, तो कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो पाया जाता है सिर्फ गैस में, ठीक है। नोट, एक वायुमंडलीय दाब जो है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, याद रखना है इसको। कभी कभी लगभग में 10⁵ पास्कल लिया जाता है, ठीक है। अब है दर्पण की गुप्त उष्मा, ठीक है। 3 प्रकार की उष्मा हम पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये तीनों प्रकार के उष्मा से आपके पॉलिटेक्निक में देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है। इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा अच्छा से बताएंगे। दर्पण की गुप्त उष्मा, और फिर है वाष्पन की गुप्त उष्मा, उसके बाद है विशिष्ट गुप्त उष्मा। दर्पण की गुप्त उष्मा मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए हम लिखे हैं 2 लाइन में कि वस्तु में संचित उष्मा जो उसे पिघलाने में यूज किया जाता है। कोई भी वस्तु है ना, उसको आप पिघलाना चाहते हैं, उसको द्रवित अवस्था में लाना चाहते हैं या गैसीय अवस्था में लाना चाहते हैं, उसका अपना भी टेम्परेचर होता है, उसके अंदर कुछ टेम्परेचर पहले से ही संचित रहता है। उसी संचित ऊर्जा को, टेम्परेचर को कहते हैं दर्पण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कोई भी वस्तु को पिघलाने के लिए जो उस वस्तु के अंदर पहले से ही संचित उष्मा होता है उसी को कहते हैं दर्पण की गुप्त उष्मा। दूसरा है वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन ना, वेपोराइजेशन मतलब समझते हैं ना, वाष्पन। वाष्पन मतलब क्या, पानी को जब हीट करते हैं तो वह वाष्पन बन के वायु के साथ उड़ जाना, उसी को कहते हैं वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब द्रव है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, ऐसा होता है कि नहीं। ठीक, इसको परिभाषित ऐसे किया जाएगा कि जब किसी वस्तु को या द्रव को एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो गैस की अवस्था में परिणत हो जाता है और ऊष्मा को अवशोषित करता है ना। मतलब क्या कि जब द्रव को हम हीट देंगे तो वो सबसे पहले वो क्या करेगा, हीट को अवशोषित करेगा। अवशोषित का मतलब क्या, ग्रहण करेगा अपने में। और जब उसके अंदर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा तो बस वो वेपोराइजेशन हो जाएगा उसका, मतलब वो वाष्पन बन के उड़ जाएगा। दूसरा है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसको समझिए, कोई भी वस्तु है उसका अवस्था परिवर्तन करना, मतलब उसमें चेंजिंग करना है, या तो उसको द्रव में परिवर्तित करना है या तो उसको गैस में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए या तो वो ऊष्मा को उत्सर्जित किया करेगा या तो अवशोषित करेगा। अगर मान लेते हैं बर्फ है ना, बर्फ का बात कहते हैं, बर्फ अगर ऊष्मा उत्सर्जित करेगा यानी वो ऊष्मा उससे निकल जाएगा, तो क्या होगा, वो मतलब ऊष्मा अवशोषित करेगा, सॉरी, ऊष्मा जब अवशोषित करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो वही उसका हुआ स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या, वो अवस्था परिवर्तन के लिए जितना ऊर्जा अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है वही उसका विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाता है। या फिर वाटर है, वाटर में हम टेम्परेचर, वाटर क्या करेगा, ऊष्मा को परित्याग कर देगा, ऊष्मा अपने में से निकाल देगा, और जब ऊष्मा उससे निकल जाएगा तो बहुत ठंडा हो जाएगा, और जब बहुत ठंडा होगा तो बर्फ़ में बदल जाएगा। मतलब उसको उत्सर्जन के लिए वो मतलब बर्फ़ में परिणत होने के लिए उन्होंने ऊष्मा का परित्याग कर दिया। तो वही कहता है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक दूसरे रूप में बदलता है तो या तो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है या तो अवशोषित करता है, तो वही उसको कहते हैं विशिष्ट गुप्त ऊष्मा।